हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रॉनिकल आईएएस। मेरा नाम संगीता मीना है और आज हम शुरू करने वाले हैं एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2025 मॉक टेस्ट सीरीज डिस्कशन। इस पूरे डिस्कशन में हम एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले जनरल स्टडीज या कहे सामान्य अध्ययन के पेपर 1 से लेकर 4 तक सभी मॉक टेस्ट, सभी से रिलेटेड मॉक टेस्ट को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इस पूरे डिस्कशन सीरीज का उद्देश्य क्या रहेगा? इस पूरे डिस्कशन सीरीज का एम यह है कि कैसे एस्पिरेंट्स की आंसर राइटिंग स्किल को डेवलप किया जाए। देखिए, जब जो मेंस एग्जाम होता है, किसी भी एग्जाम का जो मेंस का पेपर होता है, अगर हम एमपीपीएससी की बात कर रहे हैं, तो जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स। आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसका आपको कुछ लिमिटेड वर्ड्स में आंसर करना है, तो जितना इफेक्टिव आपकी आंसर राइटिंग होगी, जितनी इफेक्टिव आपके वर्ड्स होंगे, जितना इफेक्टिव आपका आंसर राइटिंग का फॉर्मेट होगा, उस चीज पर डिपेंड करता है कि आपको उस आंसर में कितने ज्यादा नंबर मिल सकते हैं। और ये एक लॉन्ग टर्म की चीज है जिसमें आपको धीरे धीरे अपनी स्किल्स को आंसर राइटिंग के लिए डेवलप करना पड़ेगा। और उसी पूरी चीज को आधार बनाते हुए हम यहां पर ये मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए, मॉक टेस्ट डिस्कशन आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि आंसर राइटिंग करते टाइम हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो बेसिकली जब भी हम मेंस का आंसर लिखते हैं तो हमें कुछ स्पेसिफिक चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले उसमें है, जब भी हम मेंस का आंसर लिख रहे हैं, मेंस के पेपर से अगर हम कोई क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन अगर हम रीड कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद के क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की मांग क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है एग्जैक्टली। ओके, फिर क्वेश्चन की डिमांड को समझने के बाद, क्वेश्चन की डिमांड की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद, नेक्स्ट चीज हम देखेंगे कि अब किस फॉर्मेट में क्या फ्रेम होना चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए हमारा आंसर लिखने का। मतलब कि किस हिसाब से हमें उसका इंट्रो लिखना है, कैसा उसका मेन बॉडी होना चाहिए, कैसे हमें उसका कंक्लूजन लिखना है, उसका एक पूरा फ्रेमवर्क हमें आंसर लिखना शुरू करने से पहले बनाना पड़ेगा, ताकि लिखने के बाद हमारी वो चीज की गलती ना हो और हमें उस चीज को काटना ना पड़े। तो पहले ही स्टार्टिंग में हमें एक फ्रेमवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, एक फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा, एक फॉर्मेट क्रिएट करना पड़ेगा कि हमें अपना पूरा आंसर किस फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, उसके बाद अगली चीज है अप्रोच। डिमांड समझ ली हमने, क्वेश्चन की क्या पूछ रहा है, अपने माइंड में एक फॉर्मेट बना लिया कि किस फॉर्मेट में इसका आंसर करना है। अब हमारी अप्रोच क्या होने वाली है, आंसर को हम कैसे लिखेंगे, कौन से पॉइंटर्स हम यूज करने वाले हैं, किस डायमेंशन में हम उस आंसर को लिखेंगे, वो चीज समझना जरूरी है एक बेहतरीन आंसर लिखने के लिए। कोई भी क्वेश्चन हम उठाते हैं तो उसको लेके हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए वो समझना जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा उस क्वेश्चन के उस आंसर में नंबर लेने के लिए। फिर इसी के साथ क्या टेक्निक्स होनी चाहिए, कैसे टू द पॉइंट हमें आंसर लिखना है, ताकि हम इधर उधर की चीजों में ध्यान ना भटकाते हुए एग्जैक्टली जो चीज क्वेश्चन में पूछी जा रही है उसको ही हमें अपने आंसर में डालना है। तो ये सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप अपनी आंसर राइटिंग में डेवलप कर सकते हैं, और यही पूरा उद्देश्य है, यही पूरा एम है हमारा इस मॉक टेस्ट डिस्कशन का। ठीक है, तो मॉक टेस्ट डिस्कशन शुरू करने से पहले, क्योंकि हम पेपर 1 से लेके पेपर 4 तक 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पेपर 1 से, जीएस पेपर 1 से। लेकिन उससे पहले एक बार हम थोड़ा सा एग्जाम का जो पैटर्न है या परीक्षा योजना जो है उसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एमपीपीएससी में कितने क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं या उन क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं।
तो सबसे पहले है सामान्य अध्ययन प्रश्न प्रथम प्रश्न पत्र, उसके बाद सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र, तृतीय प्रश्न पत्र, चतुर्थ प्रश्न पत्र, और पांचवा और छठा प्रश्न पत्र हमारा होता है सामान्य हिंदी एवं व्याकरण और हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन का। मतलब लास्ट वाले जो 2 क्वेश्चन पेपर है वो हमारे सामान्य हिंदी और हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन के रहने वाले हैं, और शुरुआती जो 4 पेपर है वो हमारे सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज के पेपर होने वाले हैं, जिसमें से पहले पेपर में 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इतिहास के, हिस्ट्री के प्रश्न होंगे, मेनली कौन सा, इंडिया की हिस्ट्री और एमपी की हिस्ट्री। और जो सेक्शन सेकंड होगा, सेक्शन बी होगा, उसमें भूगोल के, ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी इंडियन ज्योग्राफी, भारत के भूगोल और मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में। उसके बाद सामान्य अध्ययन पेपर 2 की बात करें तो इसमें भी 2 सेक्शन रहने वाले हैं। पहले सेक्शन में पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, वहीं दूसरे सेक्शन में समाज शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद थर्ड पेपर में अगेन 2 सेक्शन होने वाले हैं। पहले सेक्शन में अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न और दूसरे सेक्शन में विज्ञान, तकनीकी एवं जन स्वास्थ्य, साइंस, टेक्नोलॉजी और पब्लिक हेल्थ से संबंधित क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे। उसके बाद आ जाता है चौथा पेपर। चौथे पेपर में हमारा 2 सेक्शन रहने वाले हैं। एक में पूछेंगे दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन और उससे संबंधित केस स्टडीज। केस स्टडीज मतलब कोई भी एक केस बनाकर दे, कोई भी एक सिचुएशन बनाकर दे दी जाएगी और उसके हिसाब से उसका आंसर लिखना है कि ऐसे केस में, ऐसे सिचुएशन में उसको कैसे डील किया जाना चाहिए, उसका आंसर क्या होना चाहिए। उसके बाद सेक्शन बी में आ जाता है उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडीज। और लास्ट के जो 2 पेपर है, 5वां और 6ठा, वो मैं पहले बता चुकी हूं, सामान्य हिंदी और सामान्य हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन का। ये हमारा पूरा एग्जाम पैटर्न है जो शॉर्ट में हमने डिस्कस कर लिया। तो इसमें हम चारों पेपर के मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत हम करेंगे सामान्य अध्ययन पेपर 1 से। पेपर 1 में हमारे 2 सेक्शन है, इतिहास और भूगोल। तो पहला सेक्शन हमारा है इतिहास का, जिसमें हमारे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो भारत के इतिहास से और मध्य प्रदेश के इतिहास से पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे क्वेश्चन पेपर होंगे मेंस के, एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के जो हमारे क्वेश्चन पेपर हैं, उसके क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, मतलब कितने बड़े क्वेश्चन होंगे, कितने वर्ड्स में उनका आंसर हमें देना है, तो उसका पैटर्न भी एक बार हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। 3 टाइप के, मेजरली 3 टाइप के क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे इन सभी जनरल स्टडीज या सामान्य अध्ययन के पेपर्स में। पहला अति लघुत्तरीय, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जिनका उत्तर हमें देना है लगभग 20 शब्दों में। समझ रहे हैं आप चीज कि जो अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उनका आंसर हमें सिर्फ 20 शब्दों में, मतलब लगभग 1 लाइन में हमें उसका आंसर देना है। 1 से 1.5 लाइन में 20 शब्द कवर हो जाते हैं। लगभग 15 क्वेश्चन एक पेपर में पूछे जाते हैं, एक सेक्शन में पूछे जाते हैं, और हर क्वेश्चन की जो मार्किंग होती है वो 2 नंबर होती है। उसके बाद दूसरा टाइप क्वेश्चन क्या आता है, 15 क्वेश्चन तो अति लघुत्तरीय वेरी शॉर्ट आंसर टाइप पूछे जाएंगे। सेकंड टाइप आता है लघुत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप, मतलब मीडियम रेंज के शॉर्ट आंसर टाइप। कितने क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कितने शब्दों में इनका आंसर लिखना है, लगभग 60 शब्दों में इनका आंसर हमें देना है। 60 वर्ड्स में हमें इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद तीसरा कौन सा आ जाता है, और ऐसे 5 से 7 से 10 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। सॉरी, 7 अंक का हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। उसके बाद तीसरा आ जाता है दीर्घ उत्तरीय, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसका आंसर हमें ज्यादा शब्दों में देना है, थोड़ा बड़ा आंसर करना है, डिटेल में आंसर करना है। कितने शब्दों में, लगभग
200 शब्दों में। तो जो बड़े वाले क्वेश्चन है हमारे तीसरे टाइप के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, उसका उत्तर हमें लगभग 200 शब्दों में देना है, जिसमें अपने 5 क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। ऑप्शन में आता है अथवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओवरऑल टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अथवा में, जिनमें से 5 हमें अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन का, इन 5 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन हमें एक क्वेश्चन का आंसर हमें चूज करके लिखना होता है, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क का होता है? 10 नंबर का होता है, 200 शब्दों में हमें लिखना होता है। तो ये पूरा एग्जाम पैटर्न या आंसर क्वेश्चन का पैटर्न है, जो 3 तरीके के क्वेश्चन हमारे पूछे जा रहे हैं। बहुत छोटे वाले क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, फिर मीडियम वाले क्वेश्चन लघु उत्तरीय क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप, और ये लॉन्ग आंसर टाइप दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, जिनका 20 शब्दों में, 60 शब्दों में और 200 शब्दों में, तीनों का अलग अलग शब्दों में आंसर हमारा दिया जाना चाहिए। तो हम जीएस पेपर 1 के सेक्शन 1 से शुरू करने वाले हैं, जिसमें पूछा जाता है हमारा इंडियन हिस्ट्री और एमपी हिस्ट्री। तो उसको शुरू करने से पहले एक बार जीएस पेपर 1 के सेक्शन ए का, जीएस पेपर 1 के सेक्शन ए का जो सिलेबस है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं, कि कौन कौन से जो हिस्ट्री वाला हमारा पोर्शन है, उस हिस्ट्री वाले पोर्शन में किन टॉपिक्स के अंदर डिटेल में अगर हम जाकर देखें तो किन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। पहली यूनिट की अगर हम बात करें, पहली इकाई की अगर हम बात करें, तो पहली इकाई में भारतीय इतिहास, भारत का राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कब से कब तक, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी से लेकर 10वीं शताब्दी तक, 10th सेंचुरी एडी तक, जितना भी भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक घटनाक्रम था, उससे संबंधित प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। उसके बाद 11वीं से 18वीं शताब्दी तक, फ्रॉम 11 टू 18th सेंचुरी, भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास। अगेन भारत का जो सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल जो हिस्ट्री है, कहां से कहां तक, 11वीं से 18वीं शताब्दी तक। तो इस टॉपिक से हमारा प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सल्तनत काल और मुगल काल। अब सल्तनत काल में कौन कौन से शासक थे, मुगल काल में कौन कौन से शासक थे, उनका प्रशासन कैसा था, उस टाइम का कल्चर कैसा था, उस टाइम की इकोनॉमी कैसी थी, उस सब से संबंधित प्रश्न हमारे इस अगले टॉपिक से पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है इकाई 2 यूनिट 2। इसमें क्या पूछा जाने वाला है, तो प्रागैतिहासिक एवं आद्य ऐतिहासिक, प्रीहिस्टोरिक एंड प्रोटो हिस्टोरिक, इन दोनों काल से संबंधित मध्य प्रदेश का इतिहास। ठीक है, प्रीहिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक मध्य प्रदेश का इतिहास, और साथ में मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश, मध्य प्रदेश में जो भी प्रमुख राजवंश अभी तक हुए हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इवन इसमें मेंशन भी किया गया है कि कौन कौन से राजवंश से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। गर्दभील वंश, नागवंश, ओलिंकर वंश, परिव्राजक राजवंश, उच्चकल्प वंश, गुजर प्रतिहार, कलचुरी, चंदेल, परमार, तोमर, गोंड वंश, कच्छपा घात वंश। ठीक है, तो यहां पे मेंशन भी किया गया है कि मोस्ट प्रोबेबली किन किन राजवंश से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, स्पेसिफिक किया गया है यहां पे। नेक्स्ट आ जाता है इकाई 3 यूनिट 3 में से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहां शुरू हो जाता है अपना मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स भारत में आए, कई सारी यूरोपियन शक्तियां वो भारत में आई, ब्रिटिशर्स भारत में आए, ब्रिटिशर्स ने कैसे भारत पर कब्जा किया, और उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी और जो सोसाइटी है, सामाजिक व्यवस्था है, उस पर ब्रिटिश राज का क्या प्रभाव पड़ा, उससे संबंधित प्रश्न इस
टॉपिक से आएंगे। अब ब्रिटिशर्स आ गए, उन्होंने यहां पे अपनी प्रभुसत्ता जमा ली, तो नेक्स्ट चीज क्या है कि उन जो ब्रिटिशर्स थे या ब्रिटिश प्रभुसत्ता थी, उनके अगेंस्ट क्या प्रतिक्रिया रही भारतीयों की, तो उससे संबंधित जो भी टॉपिक्स है, जैसे कि कृषक आंदोलन हो गया, जनजातियों का आंदोलन हो गया, 1857 की क्रांति जिसे प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी कहा जाता है वो हो गया, भारतीय पुनर्जागरण, कैसे चेंजेस आए भारत की सोसाइटी में, कैसे रिफॉर्मर्स आए, कैसे जागरण हुआ, ठीक है, और फिर भारत का स्वतंत्रता संग्राम और उसके जो प्रमुख नेता थे, इससे संबंधित प्रश्न इस अगले टॉपिक से आएंगे। और नेक्स्ट है सेम चीज, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, मतलब ब्रिटिशर से स्वतंत्रता के लिए भारत में जो सारी एक्टिविटी हो रही थी, स्पेसिफिकली अगर हम एमपी की बात करें कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एमपी में क्या एक्टिविटी हो रही थी, एमपी में कहां कहां पे आंदोलन हो रहे थे, विद्रोह हो रहे थे, एमपी में कौन कौन से नेता थे, मध्य प्रदेश का कौन सा नेतृत्व था जिसने जन आंदोलन को आगे बढ़ाया, जन आंदोलन का नेतृत्व किया, तो वो सारी चीजें अगले टॉपिक से हमारी पूछी जाएंगी कि मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन का स्वरूप क्या था। नेक्स्ट, इकाई 4 यूनिट 4, गणतंत्र के रूप में भारत का उदय। तो यहां पे ये बात हो रही है पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब आजादी के बाद, भारत आजाद हो गया, भारत की आजादी के बाद कैसे एक रिपब्लिक के रूप में, गणतंत्र के रूप में भारत की स्थापना हुई, जो अलग अलग राज्य थे, जो रियासतों में बटे हुए थे, उनका कैसे पुनर्गठन हुआ, सब राज्यों का, ठीक है, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, मतलब मध्य प्रदेश का एक राज्य के रूप में गठन कैसे हुआ, कौन कौन सी रियासतें थी मध्य प्रदेश में, बाद में उनको एक करके राज्य के रूप में मध्य प्रदेश को गठित कर दिया गया, और इसके अलावा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं थी जो भारत के स्तर पर या मध्य प्रदेश के स्तर पर घटित हुई, ठीक है। अगला, भारतीय सांस्कृतिक विरासत, मतलब अगला जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा इंडियन कल्चर के बारे में, भारत का आर्ट एंड कल्चर क्या है, कैसा है, उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन उसमें स्पेशल रेफरेंस होगा, विशेष संदर्भ होगा मध्य प्रदेश का, कि मतलब भारत की संस्कृति के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे और स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए यहां पर प्रश्न हमारे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल एवं पर्यटन स्थल, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है एमपी में, उन सब के बारे में, और एमपी के जो टूरिज्म के बारे में, टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में ही हमारे यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट, इकाई 5, इकाई 5 में क्या पूछा जाएगा, तो कुछ प्रश्न आएंगे हमारे प्रमुख मध्य प्रदेश की रियासतों से, गोंडवाना रियासत, बुंदेली रियासत, बघेली रियासत, होलकर, सिंधिया और भोपाल रियासत, ठीक है। तो जो प्रमुख रियासतें रही थी स्वतंत्रता प्राप्ति तक, स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद मध्य प्रदेश का राज्य के रूप में गठन हो गया, उससे पहले जितनी भी रियासतें थी उन सबसे संबंधित, उन प्रमुख रियासतों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के जनजातीय नायकों का संघर्ष एवं इतिहास में योगदान, ठीक है, हीरोज ऑफ मध्य प्रदेश एंड कंट्रीब्यूशन इन स्ट्रगल ऑफ ट्राइबल हीरोज ऑफ मध्य प्रदेश एंड कंट्रीब्यूशन इन हिस्ट्री। तो कौन कौन से प्रमुख आदिवासी या जनजातीय जो नेता थे मध्य प्रदेश के, कौन कौन से प्रमुख जनजातीय नेता रहे थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था आंदोलन के अंदर, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर कुछ प्रमुख जो जनजातीय नेता थे उनको मेंशन भी किया हुआ है कि जिससे मोस्ट प्रोबेबली संभावना है प्रश्न पूछे जाने की, जैसे उसमें है राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, भीमाजी नायक, खाजा नायक, टाटिया भील, गंजन सिंह कोरकू, बादल भोई, पेमा फाल्या। तो ये कुछ प्रमुख जो ट्राइबल हीरोज है जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना है हमारे एग्जाम में। तो ये पूरा था हमारा सिलेबस का डिस्कशन। हमने एग्जाम एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा का जो एग्जाम पैटर्न था, कितने पेपर आते हैं, किस पेपर में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सब देखा। उसके बाद हमने देखा कि एक जो क्वेश्चन पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर के एक सेक्शन में
कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। कुछ छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका 20 शब्दों में आंसर देना होता है, कुछ उससे थोड़े बड़े क्वेश्चन जिनका 60 शब्दों में आंसर देना होता है, और कुछ बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका 200 शब्दों में 200 वर्ड्स में हमें आंसर करना होता है। उसके बाद जब हमने स्टार्ट किया कि पेपर जीएस पेपर 1 का जो मॉक टेस्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले सेक्शन ए लेकर चलना पड़ेगा, जो कि जिसमें पूछा जाता है हिस्ट्री टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन, और उस पूरे हिस्ट्री के जो सब टॉपिक्स हैं उनको हमने, सिलेबस के जो सब टॉपिक है उसको हमने यहां पर डिस्कस किया। आगे हम शुरू करेंगे मॉक टेस्ट डिस्कशन से, मॉक टेस्ट पेपर डिस्कशन से। जीएस पेपर 1 का मॉक टेस्ट है, तो 1 बाय 1 हम इसके क्वेश्चन का पैटर्न समझते हुए क्वेश्चन, मॉक टेस्ट के क्वेश्चन लेंगे और उनको सोल्व करने की, और उनके लिए सोल्व करने के लिए क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए उसको हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले है खंड ए, सेक्शन ए। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, इस प्रश्न में अति लघुत्तरीय उप प्रश्न है। इस प्रश्न में 15 अति लघुत्तरीय उप प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न हेतु आदर्श शब्द सीमा 20 शब्द होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। दिस क्वेश्चन कंटेन्स 15 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. आंसर ईच क्वेश्चन आइडली इन 20 words. ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी. ईच क्वेश्चन कैरीज 2 marks. ठीक है, तो यहां पे ध्यान देने वाली चीज क्या है? पहली चीज कि जो पहला प्रश्न है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 में जो पहला प्रश्न आ रहा है अपना, उसमें 15 अति लघुत्तरीय या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे. 15 बेसिकली टर्मिनोलॉजी बेस्ड 15 छोटे क्वेश्चन दिए जाएंगे. इन 15 छोटे क्वेश्चंस का आंसर हमने देना है 20 शब्दों में. मतलब एक क्वेश्चन का जो आंसर है, इन 15 क्वेश्चन में से जो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर है वो हमें सिर्फ 20 शब्दों में देना है. लगभग एक लाइन में, 1 से 1.5 लाइन में हमें इसका आंसर देना है. ठीक है, और मार्किंग कितनी होगी हर एक क्वेश्चन की? 2 नंबर की. तो यहां पे हमें एक चीज क्लियर हो जाती है कि हमारे पास इन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जो वर्ड लिमिट है, जो शब्द सीमा है, वो बहुत ही सीमित है. ठीक है, 20 शब्दों में हमें आंसर देना है. तो जितना कम शब्दों में हम इन टर्म्स को, इन टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन को डिफाइन कर सकते हैं, हमारे लिए उतना बेहतर होगा. तो इन क्वेश्चंस में हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? सिंपल टू द पॉइंट अप्रोच. क्योंकि हमारे पास वर्ड लिमिट बहुत ही सीमित है, शब्द सीमा बहुत कम है, एक लाइन में हमें बताना है. तो जो ये टर्म बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे 15 क्वेश्चन, इनमें हमारी अप्रोच होगी टू द पॉइंट, एग्जैक्ट अप्रोच. कि मतलब जो क्वेश्चन, जो टर्म पूछी गई है, हमें एग्जैक्टली उसे ही डिफाइन करना है. इसमें कोई भूमिका नहीं बनानी है हमें, इसमें कोई हमें अदर इंफॉर्मेशन, साइड वाले टॉपिक्स की जानकारी नहीं देनी है. एग्जैक्टली जो टर्म पूछी गई है, टू द पॉइंट हमें उसे डिस्क्राइब कर देना है, हमें उसे, उसका वर्णन कर देना है, उसे समझा देना है. ठीक है, तो बेसिकली अपने जो ये छोटे वाले क्वेश्चन है, हमारी अप्रोच इसमें टू द पॉइंट रहेगी, एग्जैक्ट आंसर करने की. जो टर्म पूछी गई है उसे हमें 20 शब्दों में, 1 से 1.5 लाइन में डिफाइन कर देना है. ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया लगे कि किस तरीके से डील करना है ऐसे क्वेश्चंस के साथ. जैसे अगर हम बात करें पहला क्वेश्चन, प्रश्न 1.1, मतलब पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था उसके 15 सब पार्ट्स हैं, 15 उसके उपभाग बने हुए हैं. तो उसका 1.1 मतलब पहले क्वेश्चन का जो पहला सब पार्ट है, पहला क्वेश्चन के अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है याज्ञवल्क्य. अब हमारे पास एक टर्म आ गई है याज्ञवल्क्य, इसे हमें डिफाइन करना है, इसके बारे में बताना है 20 शब्दों में. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां पे कि इस शब्द के बारे में, याज्ञवल्क्य के बारे में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हमारे पास हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन इसके बारे में पता है.
याज्ञवल्क्य कौन थे? सबसे पहली चीज, वैदिक कालीन ऋषि थे। ठीक है, कौन थे? वैदिक कालीन ऋषि थे। इनके पास बहुत ही बड़े स्तर पर आध्यात्मिक और दार्शनिक ज्ञान था। तो बेसिकली एक दार्शनिक थे वैदिक कालीन दार्शनिक ऋषि थे ये। ठीक है, इनका एक प्रमुख ग्रंथ है याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति जो ब्रह्मधारणक उपनिषद है, उमें ब्रह्मधारणक उपनिषद है, उसमें भी हमें याज्ञवल्क्य के बारे में वर्णन मिलता है, याज्ञवल्क्य का विवरण मिलता है। ठीक है, तो 20 शब्दों में आंसर लिखने के लिए हमारे पास पर्याप्त जानकारी है, इससे ज्यादा जानकारी की हमें जरूरत नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि याज्ञवल्क्य एक वैदिक कालीन ऋषि थे जो अपने आध्यात्मिक और दार्शनिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उनका प्रमुख ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति था। 20 वर्ड्स में हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, 20 वर्ड्स में हम क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा चीजें हमें नहीं लिखनी है। ऐसे जो क्वेश्चन है इसमें हमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं लिखनी है, क्योंकि हमारे पास वर्ड लिमिट में स्कोप नहीं है। तो जितना डायरेक्ट इंफॉर्मेशन हमें इस जो भी टर्म पूछा गया है उसके बारे में पता है, उससे एक लाइन का या 1.5 लाइन का क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करते हुए हमें लिख देना है। तो हमारी सिंपल अप्रोच होने वाली है ऐसे क्वेश्चंस को लेके। इसमें कोई भूमिका नहीं बनानी, इसमें कोई फॉर्मेट नहीं बनाना है, हमें कोई इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वर्ड लिमिट हमारे पास बहुत कम है। तो सिर्फ हमें कम से कम शब्दों में दी हुई टर्म को डिफाइन कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डील करके देखते हैं। अगला है इक्ता। इक्ता क्या है? तो सबसे पहले ये समझते हैं, एक बारी डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं पहले कि इक्ता है क्या, फिर देखेंगे कि हमें कम से कम शब्दों में 20 वर्ड्स में इसको कैसे डिफाइन करना है। तो सबसे पहले इक्ता समझ लेते हैं। इक्ता जो शब्द है ये जुड़ा हुआ है सल्तनत काल से। ठीक है, ये जुड़ा है दिल्ली सल्तनत काल से। दिल्ली सल्तनत काल में क्या होता था कि जितनी भी भूमि होती थी, जितनी भी भूमि थी जो सल्तनत के अधीन आती थी, सल्तनत के अंडर होती थी, वो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होती थी। 2 तरह की भूमि होती थी, एक खालिसा भूमि और एक इक्ता। एक खालिसा भूमि और एक इक्ता। डिफरेंस क्या होता था? खालिसा भूमि का मतलब कि जो भी ऐसी भूमि थी जो डायरेक्टली दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान होता था, सुल्तान के अधीन आती थी। मतलब उस भूमि से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, जो भी जो राजस्व की प्राप्ति होगी, वो सारा डायरेक्टली सुल्तान को मिलेगा। वैसी भूमि को कहा जाता था खालिसा भूमि। और दूसरी प्रकार की भूमि कौन सी होती थी? इक्ता भूमि। तो इक्ता भूमि में बेसिकली होता क्या था कि सुल्तान क्या करते थे कि जो उनके सैन्य अधिकारी होते थे, सुल्तान के जो प्रमुख सैन्य अधिकारी होते थे, उनको सुल्तान उनकी सैन्य सेवाओं के बदले में भूमि का टुकड़ा, भूमि की जागीर कहे या भू अनुदान बोल सकते हैं, भूमि जागीर के रूप में उनको दे दी जाती थी। और साथ में उन्हें यह भी अधिकार दिया जाता था कि इस जागीर से या इस भूमि के टुकड़े से जितने भी जो भी राजस्व की प्राप्ति होगी उसे वो किसे मिलेगा? वो मिलेगा उस व्यक्ति को जिसे वो भूमि की जागीर, भू अनुदान दिया गया है, उस सैन्य अधिकारी को मिलेगा। तो ये जो भूमि का टुकड़ा होता था उसे बोलते थे इक्ता। ये जो प्रणाली होती थी
कि सैन्य अधिकारी को भू अनुदान दे दिया जाता था, जिसका राजस्व की प्राप्ति करने का अधिकार उन्हें था। इस प्रणाली को कहते थे इक्तेदारी प्रणाली, और जिस व्यक्ति को ये इक्ता दिया जाता था उसे कहा जाता था इक्तेदार। ठीक है। तो भूमि का ऐसा टुकड़ा जो सुल्तान द्वारा अपने सैन्य अधिकारियों को उनकी सैनिक सेवाओं के बदले प्रदान किया जाता था, ऐसा भू अनुदान, और जिसके राजस्व की प्राप्ति भी संबंधित सैन्य अधिकारी को ही होती थी। ठीक है। इस पूरी प्रणाली को कहते थे इक्तेदारी प्रणाली, और उसको उस भूमि अनुदान या उस भूमि को कहा जाता था इक्ता, एक इक्ता। एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो सिस्टमैटिक वे में ये जो इक्तेदारी प्रणाली है, ये जो इक्ता व्यवस्था है, ये किसके काल में शुरू हुई थी? इल्तुतमिश के काल में। इल्तुतमिश के काल में शुरू हुई थी। ठीक है। तो अगर अब हम बात करें कि हमें कैसे लिखना होगा इसका आंसर, 20 वर्ड्स में इक्ता पूछा गया है, 20 शब्दों में 1 से 1.5 लाइन में हमें डिफाइन करना है, तो हम कैसे बताएंगे कि दिल्ली सल्तनत काल में सुल्तानों द्वारा अपने सैन्य अधिकारियों को उनकी सैनिक सेवाओं के बदले दिया जाने वाला भूमि अनुदान क्या कहलाता था? इक्ता कहलाता था। ठीक है। इक्ता क्या कहलाता था? सल्तनत काल में सुल्तानों द्वारा अपने सैन्य अधिकारियों को उनकी सैनिक सेवाओं के बदले दिया जाने वाला भूमि अनुदान इक्ता कहलाता था। ठीक है। सिंपल वर्ड्स में, एक लाइन में, 20 वर्ड्स में डिफाइन कर दिया हमने इक्ता क्या था। उससे पहले हमने समझ भी लिया कि इक्ता एक्चुअली था क्या, इक्ता होते क्या थे। ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन के साथ डील करके देखते हैं। पेरिस की संधि, अगला क्या है? पेरिस की संधि। अब पेरिस की संधि क्या है, इसका कंटेक्स्ट क्या है, पहले समझ लेते हैं। पेरिस की संधि किस कंटेक्स्ट में बताई गई है? 1763 ईस्वी में हुई थी पेरिस की संधि। किसके बीच में हुई थी? यूरोपियन देशों के बीच में हुई थी। यूरोप के जो कई सारे देश थे, जिसमें से ब्रिटेन, फ्रांस प्रमुख रूप से शामिल थे, और भी अन्य कई यूरोपीय देशों के बीच में लंबे टाइम से एक युद्ध चल रहा था। 1756 से लेके 63 में खत्म हुआ इस संधि के साथ, जिसको कहा जाता है सप्तवर्षीय युद्ध, 7 इयर्स वॉर, सप्तवर्षीय युद्ध 1756 में शुरू हुआ था, 1763 में समाप्ति हुई इसकी पेरिस की संधि के साथ। ठीक है। मुख्य शक्तियां जो शामिल थी इसमें ब्रिटेन और फ्रांस। तो ये हमने यूरोप का कंटेक्स्ट देखा कि यूरोप में ये संधि हुई, पेरिस की संधि 1763 में, जिससे सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई। लेकिन इसी के पैरेलल उसी टाइम पीरियड में अब हम इंडिया में आ जाते हैं, अब हम भारत में आ जाते हैं कि भारत में क्या चल रहा था। तो भारत में भी 16वीं शताब्दी के बाद आपको पता हो कि एक एक करके यूरोपीय शक्तियों का आगमन शुरू हुआ। पुर्तगाली आए, डच आए, ब्रिटिशर्स मतलब अंग्रेज आए, डेनिश आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए, और इन सब ने भारत में आकर अपनी प्रभुसत्ता या अपना व्यापार को जमाने की कोशिश की। और इन सारी शक्तियों में 2 शक्तियां सबसे ज्यादा उभरकर सामने आई। कौन सी थी वो? ब्रिटिश और फ्रांसीसी। ठीक है। अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये 2 शक्तियां उभरकर सामने आई, और लंबे टाइम तक इन दोनों शक्तियों के बीच में भारत में अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए संघर्ष चला। और उस संघर्ष की समाप्ति हुई 1760 ईस्वी के वॉन्डीवॉश युद्ध से। किससे? 1760 ईस्वी के वॉन्डीवॉश युद्ध से। फाइनली वॉन्डीवॉश के युद्ध में 1760 में फ्रांस की पराजय हुई
और फ्रांस ने अपने कई सारे एरियाज जो है ब्रिटिशर्स को दे दिए, अंग्रेजों को दे दिए, और भारत में ब्रिटिशर्स का जो आधिपत्य था या फिर प्रभुसत्ता थी उसकी स्थापना हुई। तो अब यहां पे भी देखिए 1763 में सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में यूरोप में शांति की स्थापना हो गई। और पैरेलली भारत में भी 1760 में जब फ्रांसीसियों की हार हो गई वांडीवॉश के युद्ध में, तो इसी संधि के तहत यूरोप में भी और भारत में भी दोनों ही जगह पर फ्रांस और ब्रिटिशर्स के बीच में शांति की स्थापना हो गई। तो ये पेरिस की संधि फ्रांस में भी लागू हुई और भारतीय क्षेत्रों पर भी लागू हुई। ठीक है, क्लियर है? तो पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में हुई, जिसके तहत ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य यूरोप में और भारत में शांति की स्थापना हुई। और फ्रांसीसियों की पराजय के बाद उन्होंने अपने कई सारे क्षेत्र ब्रिटिशर्स को या अंग्रेजों को सौंप दिए। ठीक है, पूरा डिटेल हमने इसको डिस्कस कर लिया, प्लस एक लाइन में हमें इसका आंसर कैसे देना है, 20 वर्ड्स में हमें इसका आंसर कैसे देना है, वो चीज भी हमने देख ली। तो एक लाइन में 20 वर्ड्स में हमें इस अपनी टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन को डिफाइन कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.4, रामचंद्र पांडुरंग। अगला क्वेश्चन है रामचंद्र पांडुरंग। ऐसे क्वेश्चन में जो चैलेंजिंग पार्ट होता है वो क्या है कि जो हमारे पास एक वर्ड होता है, हमारे पास एक शब्द है हमारे सामने। अब पूरा आंसर हमारा डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि उस एक शब्द के बारे में हमें कितनी जानकारी है। हाँ, क्या हमने उस शब्द के बारे में पढ़ा है, क्या हमने उस शब्द के बारे में कभी पहले सुना है। तो पूरा आंसर हमारा इसी पे बेस्ड है। ठीक है, कि हमें उस पर्टिकुलर शब्द जो टर्म दी गई है क्वेश्चन के अंदर उसके बारे में कितनी नॉलेज है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई फॉर्मेट बनाने के लिए इतनी शब्द सीमा नहीं मिली है कि उसमें हम कुछ इंट्रो डाल दे, उसमें हम कुछ और मेन बॉडी पार्ट डाल दे, कुछ कंक्लूजन लिख दे, कि एक फ्रेमवर्क बना दे, एक फॉर्मेट बना दे जिससे थोड़ा क्वेश्चन हमारा प्रेजेंटेबल हो जाए। वो स्कोप यहां पर हमारे पास नहीं होता। हमारे पास जस्ट एक टर्म होती है, उस टर्म के बारे में जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसको एक लाइन में पिरोकर हमको यहां प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अगर बात करें तो अगली टर्म है, अगला क्वेश्चन है रामचंद्र पांडुरंग। कौन थे रामचंद्र पांडुरंग? (1857) की क्रांति, 1857 की क्रांति के एक प्रमुख योद्धा थे, एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे जिनका नाम था तात्या टोपे। उनका नाम हम सभी ने सुना होगा। 1857 की क्रांति के एक प्रमुख नेता, एक प्रमुख योद्धा थे तात्या टोपे। किसके साथ मिलकर उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया? वो पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहब के सेनापति के रूप में 1857 की क्रांति में शामिल हुए। कानपुर के नाना साहब के पेशवा के रूप में तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में भाग लिया। ठीक है, झांसी की रानी की भी उन्होंने मदद की ग्वालियर में लड़ाई करते टाइम, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करते समय। और 1857 की क्रांति के एक प्रमुख योद्धा थे। और इन्हीं तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले एक प्रमुख क्रांतिकारी, प्रमुख नेता तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 20 वर्ड्स, टर्म हमारा कंप्लीट हो गया, हमने पूरा टर्म डिफाइन कर दिया। अगला क्वेश्चन 1.5, क्वेश्चन नंबर 1.5,
डोमिंगो पेस, डोमिंगो पेस कौन थे? डोमिंगो पेस कौन थे? अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं इसके बारे में हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। डोमिंगो पेस के बारे में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? डोमिंगो पेस एक पुर्तगाली यात्री थे। ओके, ठीक है, भारत की यात्रा की इन्होंने। एक पुर्तगाली यात्री थे, भारत की यात्रा की इन्होंने। विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम सभी ने सुना होगा। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और इसी विजयनगर साम्राज्य के एक प्रसिद्ध शासक हुए कृष्णदेव राय, राजा कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य एक प्रसिद्ध शासक हुए राजा कृष्णदेव राय। इन्हीं के शासन काल में ये जो पुर्तगाली यात्री है डोमिंगो पेस, ये भारत आए। कब? तकरीबन 1520 ईस्वी के आसपास, 1520 ईस्वी के आसपास ये भारत आए और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य का एक सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया, काफी प्रशंसा की है, काफी तारीफ की अपने वर्णन में। और विजयनगर साम्राज्य को इतना भव्य बताया है कि उसकी भव्यता की तुलना इन्होंने रोम का जो साम्राज्य था, रोम का जो भव्य साम्राज्य था, उसके साथ की। ठीक है, तो एक लाइन में अगर हम बात करें, 20 वर्ड्स में अगर हम बात करें, तो डोमिंगो पेस कौन था? डोमिंगो पेस एक पुर्तगाली यात्री था जो राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल में लगभग 1520 ईस्वी में भारत आया और उसने भारत के संबंध में अपना विवरण प्रस्तुत किया। ठीक है, एक लाइन में हमें 20 वर्ड्स में हमें डायरेक्टली इस क्वेश्चन को डिफाइन कर देना है। अगला क्वेश्चन है 1.6, 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर क्या है, कहां पर है? सबसे पहली चीज मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर समूह का एक मंदिर है 64 योगिनी मंदिर। इसमें 65 कोठरियां बनी हुई है जिसमें से 64 योगिनियों को समर्पित है। 64 कोठरियां योगिनियों को समर्पित है। प्राचीन काल में जो ये मंदिर था, इसे ज्योतिष और गणित की शिक्षा का केंद्र माना जाता था। ये मंदिर ज्योतिष और गणित की शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, तो 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर समूह का एक मंदिर है जो कि 64 योगिनियों को समर्पित है। प्राचीन कालीन गणित और ज्योतिष का केंद्र माना जाता था यह मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट, राई नृत्य। इन सारे क्वेश्चंस को लेके हमें डायरेक्ट अप्रोच रखनी है। इन क्वेश्चंस को लेके हमारी जो अप्रोच होगी वो एकदम डायरेक्ट होने वाली है। डायरेक्टली हमें क्वेश्चन उठाना है, समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और सिंपली उनको डिफाइन कर देना है। ठीक है, तो अगला है राई नृत्य। राई नृत्य के बारे में हमें क्या पता है? अगेन मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है। मेजरली मध्य प्रदेश के जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसमें किया जाता है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। मुख्य रूप से ये बेड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। उसमें भी क्या होता है कि जो बेड़िया जनजाति के जो पुरुष होते हैं वो महिला वेश धारण करके ये नृत्य करते हैं। ठीक है, तो राई नृत्य मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है जो कि मुख्य रूप से बेड़िया जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है समाहर्ता। अगला क्वेश्चन है समाहर्ता। समाहर्ता कौन थे?
कौन है? इस टर्म का क्या मतलब है समाहर्ता का? तो इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो ये रिलेटेड है मौर्य काल से। किससे? मौर्य काल से। आज अगर हम गवर्नमेंट देखते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, कैसे चलता है? वो प्राइम मिनिस्टर होता है सबसे ऊपर, फिर उसके अंडर और मिनिस्टर्स भी होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर्स होते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, अलग अलग मंत्रालयों के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। उसी तरीके से जो मौर्यकालीन प्रशासन था, मौर्यकालीन जो प्रशासन था, उसमें भी अलग अलग अधिकारी होते थे, अलग अलग तरीके के मंत्री होते थे। सबसे ऊपर राजा होता था, फिर राजा के नीचे अमात्य होते थे, मंत्री होते थे, सेनापति होते थे। उसी प्रकार से एक और अधिकारी होता था जिसका नाम, जिसे कहा जाता था समाहर्ता। क्या कहा जाता था? समाहर्ता। और समाहर्ता का काम क्या होता था? तो इस समाहर्ता का काम होता था कर संग्रहण। कर संग्रहण या राजस्व की वसूली जो होती थी उसको पूरा मॉनिटर करना। मतलब कर संग्रहण से संबंधित जो प्रमुख अधिकारी होता था, जो देखता था कितना कर आया, कितना गया, पूरा मॉनिटर, पूरा ध्यान रखता था पूरी व्यवस्था का, कर संग्रहण व्यवस्था का। तो कर संग्रहण से संबंधित प्रमुख मौर्यकालीन अधिकारी को क्या कहा जाता था? समाहर्ता कहा जाता था। मौर्य काल में कर संग्रहण और राजस्व से संबंधित प्रमुख अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था। ये हो गया 20 वर्ड्स में हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट भोजताल। भोजताल क्या है? भोजताल एक झील है, लेक है। कहां पर है? मध्य प्रदेश के भोपाल में है। ठीक है, किसने बनवाई थी? राजा भोज ने बनवाई थी, 11वीं शताब्दी में बनवाई थी। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन काफी है हमारे आंसर लिखने के लिए। भोजताल क्या है? मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित एक झील जिसका निर्माण राजा भोज ने लगभग 11वीं शताब्दी में करवाया था। सिंपल डायरेक्ट अप्रोच रहेगी ऐसे क्वेश्चंस को लेके। अगला क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह क्या है? तो अब बारदोली सत्याग्रह के बारे में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन से डील करते टाइम हमें हमेशा ये देखना है, जैसे ही हमारे सामने टर्म आई, जैसे ही हमारे सामने शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आया, सबसे पहले हमारे माइंड में क्या क्लिक करेगा कि हमारे पास कितनी इंफॉर्मेशन है इस टॉपिक के बारे में। एग्जैक्टली इस टॉपिक को डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, उस सारी इंफॉर्मेशन को याद करना है, एक जगह इकट्ठा करना है और फिर उसको फ्रेम करना है 20 वर्ड्स के अंदर, ताकि हम हमारी टर्म को डिफाइन कर पाए। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह की बात करें, देख लेते क्या क्या हमारे पास है इसके बारे में इन्फो। 1928 ईस्वी, 1928 ईस्वी में हुआ। कहा हुआ? गुजरात में, गुजरात के बारदोली में। ठीक है, किसने किया? किसानों ने किया। किसके खिलाफ किया? अंग्रेजों के खिलाफ किया। अंग्रेजों के द्वारा जो अनाप शनाप कर लगाए गए थे, किसानों पर कर बढ़ा दिए गए थे, राजस्व बढ़ा दिया गया था, बढ़ा हुआ जो राजस्व था उसके खिलाफ किया गया था। इसका नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने किया। ठीक है, तो बारदोली सत्याग्रह के बारे में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में गुजरात के बारदोली में किसानों द्वारा किया गया एक सत्याग्रह, एक आंदोलन है जो अंग्रेजों द्वारा लगाए गए अत्यधिक करों के खिलाफ किया गया था। और इसका नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने किया। ठीक है, तो 1928 ईस्वी में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात के बारदोली में किसानों द्वारा अंग्रेजों के अत्यधिक करों के खिलाफ किया गया सत्याग्रह क्या है? बारदोली सत्याग्रह है। एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो इस ही बारदोली सत्याग्रह में ही जो वल्लभ भाई पटेल हैं उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी।
किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने। तो बारदोली सत्याग्रह के समय ही बारदोली की जो महिलाएं थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है भवभूति। प्रश्न 1.11, प्रश्न 1.11 भवभूति। ठीक है, तो इस प्रश्न में हमें भवभूति के बारे में बताना है। देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है। भवभूति 8वीं शताब्दी के एक लेखक थे, विद्वान थे। ठीक है, 8वीं शताब्दी के एक लेखक थे, एक विद्वान थे, जिन्होंने कई सारे जो नाटक होते हैं, नाटक या कहे कविताएं आदि की रचना की, आदि की रचना की। जैसे कि प्राचीन काल में कई सारे विद्वान के आपने नाम सुने होंगे, विद्वानों के, जैसे कालिदास हो गए, शूद्रक हो गए, महाकवि माघ हो गए। वैसे ही एक विद्वान और लेखक थे भवभूति। ठीक है, और अगर इनके प्रसिद्ध ग्रंथों की अगर हम बात करें, महावीर चरितम, मालती माधवम, उत्तर राम चरितम। ठीक है, तो भवभूति कौन थे? 8वीं शताब्दी के एक विद्वान और लेखक थे जो अपनी कविताओं और नाटकों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके प्रसिद्ध ग्रंथ कौन से थे? मालती माधवम, उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम आदि। अगला क्वेश्चन है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप क्या है? स्तूप क्या है? स्तूप क्या होते हैं? स्तूप होते हैं बौद्ध संरचना, बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र संरचना होती है। ठीक है, पवित्र स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली जो बोधिसत्व होते हैं, महात्मा बुद्ध थे या बोधिसत्व थे, उनके अवशेषों के ऊपर एक गुंबद नुमा संरचना का निर्माण कर दिया जाता है। कुछ ऐसे उनके अवशेष, बीच में जैसे उनका अवशेष रख दिया कुछ भी, और उस पर एक गुंबद नुमा संरचना बना दी जाती है, उन्हें ही स्तूप कहा जाता है। बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से काफी पवित्र माने जाते हैं। ऐसा ही एक स्तूप है सांची में। कहां पे? मध्य प्रदेश के सांची में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण अशोक के टाइम करवाया था। अशोक ने करवाया था 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, सांची का स्तूप को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। 1989 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो सांची का स्तूप एक बौद्ध पवित्र स्थल है जिसका निर्माण अशोक के टाइम में 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया गया था, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1.13 फतवा ए आलमगिरी। फतवा ए आलमगिरी क्या है? फतवा ए आलमगिरी बेसिकली, फतवा ए आलमगिरी कानून की किताब है, कानून से संबंधित एक पुस्तक है। किसके टाइम में लिखी गई थी? किसके टाइम में लिखी गई थी? औरंगजेब के टाइम पे। फतवा ए आलमगिरी औरंगजेब के समय में तैयार की गई एक कानून से संबंधित पुस्तक है। इसमें क्या दिया गया है? इसमें किसी भी राज्य की आर्थिक व्यवस्था, कानून, दंड, न्याय, नीति आदि जितने भी डायमेंशन होते हैं किसी भी राज्य के, किसी भी जो प्रशासन के, किसी भी राज्य के प्रशासन के जो अलग अलग डायमेंशन होते हैं, कैसी नीतियां बननी चाहिए, कैसा न्याय होना, न्याय व्यवस्था क्या होनी चाहिए, कैसे दंड व्यवस्था क्या होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था के क्या नियम होने चाहिए, वो सारे नियम इस पुस्तक में दिए गए हैं फतवा ए आलमगिरी में। लेकिन ये सारे जो नियम है ये किस पर बेस्ड है? मुस्लिम लॉ पर, मुस्लिम कानून पर, जिसको शरीयत भी कहा जाता है। ठीक है, तो मुस्लिम जो शरीयत कानून है उस पर बेस्ड
ये किताब है फतवा आलमगीरी, जिसमें किसी भी प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कानून, न्याय, दंड आदि से संबंधित नियम और कानून बताए गए। और ये कब लिखी गई थी? ये औरंगजेब के टाइम पर लिखी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है स्वराज दल। अगला प्रश्न है स्वराज दल। स्वराज दल के बारे में देख लेते हैं, क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। कब बना स्वराज दल? 1923 ईस्वी में। किसने बनाया? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, स्वराज दल की स्थापना 1923 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? चित्तरंजन दास, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि आखिर था क्या स्वराज दल, क्यों बनाया गया था। देखिए, 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के बाद, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद से ही कांग्रेस के अंदर अलग अलग विचारधारा उत्पन्न हुई। कांग्रेस के अंदर अलग अलग विचारधाराएं उत्पन्न हुई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को लेकर, या अंग्रेजों की जो नीतियां है, या अंग्रेज जैसे भी डील कर रहे हैं भारत के साथ, उनको लेकर कांग्रेस में अलग अलग विचारधारा उत्पन्न हुई टाइम टाइम पर, कि कैसे अंग्रेजों के साथ डील किया जाना चाहिए, अंग्रेजों के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, कैसे भारतीय जनता को लामबद्ध किया जाए, कैसे जन आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, कैसे भारतीय जनता को उसमें शामिल किया जाए, या कैसे अंग्रेजों की जो भारत के प्रति नीतियां है उसमें सुधार किया जाए। इन सारे टॉपिक से रिलेशन में कांग्रेस के अंदर, जो कि उस समय पे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख नेतृत्वकर्ता थी, कांग्रेस के अंदर अलग अलग विचारधाराएं समय समय पर उत्पन्न हुई। उसी में से एक विचारधारा थी स्वराजी दल की विचारधारा। और इनका क्या मानना था, जब 1923 के पास में इलेक्शन होने वाले थे, अंग्रेज इलेक्शन जो कंडक्ट करवा रहे थे, इलेक्शन करवा रहे थे, चुनाव करवा रहे थे, उसमें स्वराजी जो विचारधारा के लोग थे, जिसमें मुख्य रूप से सीआर दास और मोतीलाल नेहरू शामिल थे, उनका मानना था कि कांग्रेस को इलेक्शन में, चुनाव में भाग लेना चाहिए और चुनाव में भाग लेकर सरकार के अंदर जाकर सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, लेकिन कांग्रेस के जो अन्य बड़े नेता थे, जो अन्य नेता थे, उनका मानना था कि कांग्रेस को अंग्रेजों द्वारा जो ये चुनाव करवाए जा रहे हैं, इनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करना चाहिए, इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कांग्रेस चुनाव में शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस के अंदर एक विचारधारा थी जो चुनाव में शामिल होकर सरकार के अंदर जाकर सुधार करना चाहती थी, और वो विचारधारा थी स्वराज्य दल की विचारधारा, जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। और इन्होंने फिर कांग्रेस से अलग होकर स्वराज दल का गठन किया और चुनाव में भाग लिया और बाद में विजय भी प्राप्त की, और सरकार के अंदर जाके कई पॉजिटिव जो चेंजेस है वो भी ये लेकर आए। ठीक है, तो आंसर के लिए हमारे पास मेन इंफॉर्मेशन क्या है कि 1923 ईस्वी में जो स्थापित है स्वराज दल, उसकी स्थापना सीआर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई। क्लियर है? अगला और इस टॉपिक का या इस सेक्शन का जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है हमारे, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है हमारे, उसका जो लास्ट क्वेश्चन है 1.15, क्योंकि 15 एक सेक्शन में जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप अति लघु उत्तरीय, जिनका उत्तर 20 शब्दों में दिया जाना चाहिए, ऐसे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक सेक्शन में। तो उसमें हमारा इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है मृगेंद्रनाथ गुफाएं। मृगेंद्रनाथ गुफाओं के बारे में देख लेते हैं, क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। मध्य प्रदेश में स्थित गुफाएं, मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। फेमस क्यों है मृगेंद्रनाथ गुफाएं, फेमस क्यों है? देखिए, मध्य प्रदेश में एक जगह है भीमबेटका, लगभग सब लोगों ने पढ़ा होगा उसका नाम, काफी फेमस है, हिस्टोरिकल हिसाब से तो काफी फेमस जगह है भीमबेटका। क्यों प्रसिद्ध है भीमबेटका? भीमबेटका प्रसिद्ध है अपने शैल चित्रों के लिए।
शैल चित्रों के लिए, रॉक पेंटिंग्स के लिए, ठीक है, चट्टानों पर जो छोटे छोटे प्राग ऐतिहासिक कालीन, ऐतिहासिक कालीन जो चित्र बने हुए होते हैं उनके लिए फेमस है भीमबेटका। सिमिलरली जब एक जगह है मृगेंद्रनाथ की गुफाएं, ये मृगेंद्रनाथ की गुफाएं भी अपनी प्राग ऐतिहासिक कालीन जो शैल चित्र होते हैं, रॉक पेंटिंग्स होती हैं, उनके लिए फेमस है। शैल चित्र क्या होते हैं? जो प्राचीन कालीन जो मनुष्य था, प्रागैतिहासिक कालीन जो मनुष्य था, उनने जो चट्टानें होती है, चट्टानों पर छोटे छोटे चित्र बनाए हैं, छोटे छोटे चित्र बनाए अलग अलग एक्टिविटी से रिलेटेड, शिकार से रिलेटेड कोई चित्र हो गया, कोई जंगल का चित्र हो गया, कोई जो संग्रहण करते थे, सामान उठाते थे, उससे संबंधित कोई चित्र हो गया, ठीक है, अलग अलग चीजों से संबंधित छोटे छोटे चित्र चट्टानों पर उत्कीर्ण किए हैं, तो वो उनको क्या कहा जाता है? उनको शैल चित्र, क्योंकि वो चट्टानों पर, शैल पर बने हैं, शैल पर उनको उत्कीर्ण किया गया, प्राचीन कालीन, बहुत ही प्राचीन कालीन है, इसलिए उनको शैल चित्र कहा जाता है। तो ऐसे शैल चित्र कहां भी मिले हैं? मृगेंद्रनाथ की गुफाओं में भी मिले हैं। तो मृगेंद्रनाथ की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित गुफाएं हैं, जो अपने शैल चित्रों के लिए, रॉक पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ हमारा एक सेक्शन कंप्लीट होता है। जीएस पेपर 1 के लिए जो मॉक टेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका सेक्शन ए वाला पार्ट, जिसमें हमारा इतिहास के, भारतीय इतिहास और मध्य प्रदेश के इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका सेक्शन ए का जो एक पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें अति लघुतरीय 15 क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस सेक्शन का डिस्कशन हमने कंप्लीट कर लिया है। 15 क्वेश्चन यहाँ पे जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिनका उत्तर 20 शब्दों में दिया जाना चाहिए, वो हमने यहाँ पे पूरा डिस्कस कर लिया है। 15 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। उस डिस्कशन में हमने क्या सीखा कि जो ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो अति लघुत्तरीय, वो छोटे वाले क्वेश्चन है जिनका उत्तर 20 शब्दों में दिया जाना चाहिए, उनके लिए हमारी डायरेक्ट अप्रोच होनी चाहिए, टू द पॉइंट अप्रोच होनी चाहिए। जो इंफॉर्मेशन, जितनी ज्यादा जो इंफॉर्मेशन हमें एग्जैक्टली पता है पूछी गई टर्म के बारे में, पूछे गए क्वेश्चन के बारे में, उस प्रश्न के बारे में हमें एग्जैक्टली टू द पॉइंट जाके उसे लिख देना है, 20 शब्दों में उसे डिफाइन कर देना है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें उसमें नहीं डालनी है, कोई कहानी नहीं बनानी है, कोई प्रारूप, कोई फॉर्मेट हमें यहाँ पे नहीं बनाना है, कोई इंट्रोडक्शन, कोई कंक्लूजन यहाँ पे नहीं देना है, क्योंकि हम वर्ड लिमिट में बंधे हुए हैं। 20 शब्दों में, 1 से 1.5 लाइन में हमें टू द पॉइंट जाके बस दी गई टर्म को डिफाइन कर देना है। ठीक, क्लियर है? और इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है, एक सेक्शन का जो एक पार्ट है क्वेश्चन का, वो कंप्लीट होता है।